साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। आज मैं आप लोगों के बीच में एक वीडियो साझा करने जा रहा हूँ। ये एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी शिक्षा से। और एजुकेशन का मतलब सीधी सी बात ये है कि शिक्षक भर्ती से है। प्राइमरी टीचरों के लिए एक भारत सरकार गजट लेके आई थी 2018 में। जून 2018 का ये गजट राजस्थान के अलावा देश के तमाम स्टेट को प्रभावित करता है, एजुकेशन पॉलिसी को प्रभावित करता है। आप लोगों को विदित है ये बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें अपने राजस्थान में चल रहे बीएड बीएसटीसी विवाद को ही पुनः दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। कुल मुद्दों पे ये मामला गजट लेके आई, जिसके तहत लेवल प्रथम यानी प्राइमरी टीचर में जो योग्यता रहेगी, पहले 2010 से पहले सभी लोग प्राइमरी टीचर में एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते थे, एग्ज़ाम देते थे। राजस्थान में भी आज भी प्राइमरी टीचर में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थान हो, उन सभी संस्थान में बीएड अभ्यर्थी आज टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इसी चीज़ को समझते हुए तथा क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए केंद्र सरकार ने एक गजट लेके आई। यह गजट 28 जून 2018 को लेके। इस गजट के तहत लेवल प्रथम में 2010 के द्वारा जो गजट आया था, जिसमें उसके पश्चात 2012 के बाद में लगभग लेवल प्रथम में केवल योग्यता निर्धारण में जो टीचर बन रहे थे उनमें बीएड को बाहर किया गया था। इसी गजट के द्वारा 2018 में वापस बीएड को शामिल कर दिया। और इसको लेके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मामला हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने क्वालिटी एजुकेशन को मानते हुए बीएड को अलाउ करते हुए नियुक्तियां दी राम शरण मौर्या बनाम उत्तर प्रदेश मामले में। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट में भी नियुक्तियां हो चुकी है। कई अन्य राज्यों ने सीधे तौर पे शामिल कर दिया इस गजट को मानते हुए, क्योंकि राजस्थान में भी पंचायती राज रूल्स 226 स्पष्ट तौर से कहता है कि हम बाध्य हैं। एनसीटी के द्वारा जो गजट लाया जाता है, या एनसीटी जो आप लोगों को सबको पता है कि एजुकेशन के लिए नियम पॉलिसी एनसीटी निर्धारण करती है, जिसको निर्देश एमएचआरडी देता है, या एमएचआरडी यानी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का वो देता है। और वहीं से निर्देशानुसार एनसीटी अपने नियम और कानून बनाती है। यह विवाद राजस्थान में भी बढ़ा। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक बयान दिया गया था 2019 में जून को। उन्होंने ये कहा बयान देते हुए कि इस बार हो सकता है एनसीटी की नई गाइडलाइन आई है, उसके तहत बीएड वालों को शामिल किया जाएगा। विवाद बढ़ा तो मामला जो बीएसटीसी है, या डीएलएड बोलते हैं, जेबीटी बोलते हैं अन्य राज्यों में, उनके युवा साथी थोड़े आक्रोशित हुए। माहौल बनता देखे सरकार ने केवल बीएसटीसी के फेवर में फैसला ले लिया। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज रूल्स का उल्लंघन करते हुए तथा 2010 का एसएससी का जो की धारा 6/37 का भी उल्लंघन करते हुए एक विज्ञापन जारी कर दिया। विज्ञापन जो जारी किया गया था उसको चुनौती दी गई राजस्थान हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने अंतिम रूप से बीएड वालों को फॉर्म भरने का, एग्जाम में बैठने का मौका दे दिया। बाद में राजस्थान के कोर्ट ने बीएड वालों को हरा दिया, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। दोस्तों, सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, बीएड बीएसटीसी मामले में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। कई चीजें अगर मैं साझा करूं तो कई लोगों को यह लगता है कि हाँ हमारी पॉलिसी आउट हो जाती है। तो केस नो डाउट बीएड का मजबूत है, लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान सरकार के दबाव में एजी ने जो पैरवी की, कुछ आपको पता है कि कुछ कंट्रोवर्सी जो निर्णय थे उस समय तत्कालीन न्यायाधीश श्री अखिल कुरैशी जी के, उन्होंने जिस प्रकार से मामले को केंद्र वर्सेज राज्य बनाया, ना कि बीएड वर्सेज बीएसटीसी बनाते हुए, उन्होंने केंद्र के खिलाफ जो गजट था उसको खारिज किया था। आप लोगों को उसी समय अगर ध्यान हो तो आनंद माथुर जी का भी एक वीडियो आया था इस केस के रिलेटेड, जब सुनवाई हो रही थी। उन्होंने जो तथ्य रखे, उन्होंने फैक्ट रखे, एमएचआरडी ने जो तथ्य रखे, फैक्ट रखे, एनसीटी ने जो फैक्ट रखे, उनको नजरअंदाज किया गया था राजस्थान हाई कोर्ट में। कई लोगों ने कहा हो सकता है कि कोर्ट में आपने पैरवी नहीं की और नहीं की। पैरवी अच्छे एडवोकेट्स के द्वारा की गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना, कई बार जो पूर्व धारणा ग्रसित हो किसी प्रकार से और उनमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस मामलों में निर्णय हमारे विपरीत आया। एक महत्वपूर्ण बात, अब जो सुनवाई होने जा रही है 19 जुलाई को, कोर्ट की छुट्टियां थी, आप लोगों को पता है,
समर वैकेशन, उसके पश्चात ये जुलाई में जो सुनवाई हो रही है। इससे पूर्व हमने एक और याचिका दायर की थी मुकेश कुमार छिंपा जी के नाम से। उस याचिका में अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। बहुत सारे युवा साथियों को पता नहीं होगा, उन्होंने इसलिए इनकार किया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि जो जज आता है, हाई कोर्ट में तो बहस होती है, उस पर निर्णय किया जाता है, उस समय की बात पर निर्णय किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में समय कम अभाव होता है, उस हिसाब से जो जज होते हैं वो फाइल्स घर से रीड करके आते हैं। मंडे और फ्राइडे को जो केस लगते हैं वो नए केस लगते हैं, और उन केसेस में क्या होता है, या तो इसको डिस्पोज करना है या आगे चलना है। हमारा जब पहली बार सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, मुकुल रोहतगी जी, अगर मैं मानता हूं कि वो उस बैच में नहीं होते तो हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में डे फर्स्ट से खारिज हो सकता था, क्योंकि उस समय जज थे वो लगभग वही विचारधारा का, क्योंकि जजमेंट जो बनाया गया था अखिल कुरैशी जी द्वारा, उन्होंने बीएड को कंसिडर नहीं किया, कई चीजों को माने नहीं, उन्होंने लिखा ही नहीं जजमेंट में। इसी प्रकार से नियम को उन्होंने जो थे उनको दरकिनार भी किया गया। यानी इस जजमेंट को बहुत बड़ा प्रभावी बनाते हुए आगे भेजा गया। ये हमारा स्ट्रगल ही था कि हमने इस केस को बनाए रखा। पूरे भारत का ये मामला प्रभावित होता है, लेकिन जिस प्रकार आखिरी जो सुनवाई थी 24 अप्रैल को, उसमें बहस होने की बजाय जुलाई की जो डेट मिली थी, ज्यादा बहस नहीं हुई थी, आपको पता है। लेकिन जिस प्रकार से जज के माइंड में चल रहा है, जज अब आगे मैसरी जी या अनुज बोस के जो बैच में जो केस जाना है, उन्होंने भी वही चीज की है। मैंने एक वीडियो देखा था, मैसरी जी जो जज है वो इनके जो रिटायरमेंट थे अखिल कुरैशी जी के, उनके साथ थे उस समय, और अखिल कुरैशी जी ने इस केस का हवाला देते हुए एक नज़ीर पेश की थी। तो जजमेंट होते हैं वो क्या होता है, जज भी वकील भी इनको रीड करते हैं क्या जजमेंट है, ये नहीं देखते कोर्ट रूम में क्या हुआ, जजमेंट रीड करते हैं, और उनको कई बार ऐसा लगता है कि हाँ ये जजमेंट सही है। हमारे पास बहुत सारे फैक्ट है बीएड वालों के पास, लेकिन कई बार धारणाएं अगर इस प्रकार होती है जजों की कि वो इस प्रकार, आज मेरा वीडियो देख के आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि जब अंतरिम राहत के लिए जब बहस हुई थी उसमें भी ये कहा गया कि वो जजमेंट सही है। किस प्रकार है, जब बहस हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा, बार बार इन पॉलिसी नियमों का उदाहरण दिया गया, लेकिन जज ने कहा नो का मतलब नो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि 3 प्रकार से पार्टियां हैं, एनसीटी, एमएचआरडी और बीएड, जो हमारे फेवर में। रूल्स की बात करें तो हम बहुत ज्यादा हावी है, और अगर बात करें कि इन चीजों को एक्सप्लेन करवाने की जरूरत है, एक्सप्लेन कराने के लिए हम बढ़िया से बढ़िया एडवोकेट की टीम उतार रहे हैं। दोस्तों, आप इस बात पे आश्वस्त रहे, इस मामले से हम पीछे नहीं हट रहे, हम अपने हिसाब से काम करें, उन चीजों को देख रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी आ जाती है, आप लोगों को कई बार गुमराह भी करने की कोशिश करते हैं, और जिनसे कुछ नहीं होता वो फिर बदनामियां शुरू कर देते हैं। लेकिन हम इस चीज पे अडिग हैं। मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं। एनसीटी नियम बनाती है, एनसीटी पॉलिसी बनाती है, और एनसीटी के जो नियम होते हैं वो कोर्ट में सही बात से चैलेंज किए जाते हैं, तो उनका खुद का पॉलिसी मैटर होता है। एनसीटी के जो एक लेट हाई कोर्ट ने कहा, एनसीटी ने केवीएस के कहने पे नियम बना दिया, मात्र केवीएस के कहने। रियल बात है, इसकी पॉलिसियां बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी इस नियम में बदलाव के लिए। एनसीटी केवीएस के लेटर का आदान प्रदान हुआ, कई राज्यों के साथ भी आदान प्रदान हुआ, इससे पूरी कमेटियों का गठन हुआ, जिनको हाई कोर्ट के द्वारा छुपाया गया, तथ्य को स्पष्ट तौर से उनको नहीं माना, कंसिडर नहीं किया था। नियमों में जो था, एक एनसीटी की जो रूल्स है, एनसीटी का 29 की धारा 1 है, इसमें एमएचआरडी शिक्षा मंत्रालय इसको निर्देश दे सकता है, और एनसीटी का 29(2) ये इसके अलावा 30 ये कहता है कि आप एमएचआरडी कहता है कि एनसीटी को नियम मानना पड़ेगा, बाध्य है, वरना एनसीटी को खारिज भी कर सकता है एमएचआरडी। और तीसरी बात यह है कि कई हाईकोर्ट में ये कहा गया था कि ये मतलब लोकसभा, राज्यसभा या संसद के सदनों से पारित नहीं था, ये नोटिफिकेशन है, एक्ट नहीं है। जैसे एक्ट था पंचायत, जो आरटी एक्ट 2009-5 ये जो थे, वो नहीं है, ये नोटिफिकेशन है, इसको पारित करवाने की जरूरत नहीं है। इसमें खुद का पॉलिसी मैटर है एनसीटी का, जिसको समझाने में कोशिश भी की थी एनसीटी ने, एमएचआरडी ने। और एमएचआरडी की जो एसएलपी लगी है
मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एनसीटी का जो पॉलिसी मेटर है उसमें उसके जो पॉलिसी मेटर स्पष्ट तौर से कहता है कि वो नया नियम बना सकता है, पुराने नियम में बदलाव कर सकता है, नियम खत्म कर सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है। अब तो एनसीटी और आगे बढ़ चुकी है, 3 वर्षीय बीएड प्लस एमएड इंटीग्रेटेड कोर्सेज को भी उन्होंने अलाउ कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के भी कई ऑर्डर्स में इस प्रकार से जिक्र है कि जो नियम वगैरह बनाए जाते हैं तो उनमें एक संस्थाएं तय करती है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करता। और पंचायती राज रूल्स 226 की धारा 3 कहती है राजस्थान सरकार बाध्य है एनसीटी को मानने के लिए। और इस बारे में तो अखिल कुरैशी जी की जजमेंट में भी कहा गया है कि आपने पंचायती राज रूल्स को क्यों नहीं माना, उसका उल्लंघन किया गया है। और दूसरी बात यह है कि कई लोग कहते हैं कि हम याचिकाकर्ता बने हैं, क्या हो सकता है, जो आदेश था वो सब्जेक्ट टू एसएलपी था। आप लोगों को पता है, पहले बताया कि जो एसएलपी यानी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो पूरे देश में लागू होगा। अगर बीएड जीतती है तो आप लोगों के लिए राज्य सरकार नई सीट क्रिएट कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी नई सीट क्रिएट करती है तो जो कट ऑफ थी जनरल की, ओबीसी की, एसटी एससी की, उसी की कट ऑफ में जो आ रहे हैं उन सभी को लेना पड़ेगा सरकार को। आप ना माने तो 2012 में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 39-40,000 पे थी, 60,000 लोगों की नियुक्तियां हो चुकी है राजस्थान में, देख लीजिए। और 2015 में फर्स्ट ग्रेड आई थी, उसमें 5% सीटें उन्होंने क्रिएट की थी। नहीं, जो लग चुके हैं उनको हटाने के काम सरकार नहीं करती, इतना विवाद नहीं लेना चाहते। तो कई लोग इस प्रकार से जेबीटी या बीएसटीसी वालों को गुमराह करने की कोशिश करें कि आपकी नौकरी में खतरा है, ये है। तो इस प्रकार से सरकार इस प्रकार के जजमेंट नहीं लेगी, इस बात को भी थोड़ा गौर करना। क्योंकि हाँ, एडजस्टमेंट कर सकती है निर्णय के हिसाब से, तो फिर कट ऑफ हाई जा सकती है। देखो, एक और बड़ी बात मैं बताता हूँ कि राजस्थान सरकार ने खुद ने 2018 में समायोजित किया पद के विरुद्ध लेवल प्रथम में नियुक्तियां दी है बीएड वालों को। और 2010 से पहले लगभग बीएड वाले हैं, और राजस्थान में सरकारी गैर सरकारी दोनों संस्थानों में बीएड बीएसटीसी वाले नौकरी कर रहे हैं। देखो, एमएचआरडी एसएलपी लेके आई है। एमएचआरडी की एसएलपी स्पष्ट तौर से कहती है कि हम रामशरण मौर्य के केस को मानते हैं जिसका उल्लंघन किया गया है, राजस्थान हाईकोर्ट ने उनको माना नहीं है, और यह शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। और इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा, राजस्थान सरकार एक तरफ से कहती है कि हम पंचायती राज रूल्स 226 उनका कहता है, उसके अधीन ये भर्तियां होती है, नोटिफिकेशन होता है, विज्ञापन होता है, और उन्होंने उल्लंघन किया है, उनको खुद नहीं माना है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका क्या कह रहा है, पंचायती राज रूल्स कह रहा है, और एमएचआरडी की एसएलपी कह रही है। एक और एमएचआरडी ने कहा है कि 2010 का जो नियम था, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था एसएससी का, उनका भी उल्लंघन किया। ये सारे फैक्ट है जो हमें प्रभावित कर रहे हैं, हमें मजबूत बना रहे हैं, लेकिन उनको फैक्ट को हमें रिप्रेजेंट करना है सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने सही तरीके से। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के बीच में नहीं साझा कर रहा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो जानना आप लोगों के अति आवश्यक है कि किस प्रकार से ये केस महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने कहा था कि केंद्र राज्य को सलाह दे सकता है, बाध्य नहीं कर सकता। इस मामले में एमएचआरडी ने कहा है कि हाईकोर्ट को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस मामले में हमारी बात को भी नहीं माना है, एमएचआरडी ने कहा है। और 1993 का एनसीटी का जो रूल्स है वो स्पष्ट तौर से कहता है कि योग्यता निर्धारण करने में पावर ऑफ अथॉरिटी एनसीटी है। एनसीटी नियम बनाएगी, और पंचायती राज रूल्स 226 कहता है कि हम इसको मानेंगे। और एजुकेशन पॉलिसी को खुद की होती है, एमएचआरडी ने स्पष्ट तौर से कहा है एसएलपी में, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स का हवाला दिया गया है। एमएचआरडी ने इसके अलावा यह भी कहा है कि कोर्ट तो वहां पे इंटरफेयर करता है जहां पे किसी का हित प्रभावित होता है, किसी व्यक्ति के साथ अहित हो रहा हो। यहां पे तो जबकि अहित होने की बजाय कई अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिला है, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है, लोगों की संख्या में, पात्र व्यक्तियों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो बीएड वालों को मौका मिला है, तो बीएसटीसी वाले बाहर नहीं हुए। इसके अलावा इन्होंने एक बात यह भी कहा है कि उन व्यक्तियों के साथ दया भाव के पूर्ण विचार करना चाहिए जो कोर्ट में पहुंचे हैं, जिनके नंबर ज्यादा है वो घर पे बैठे हैं, और जिनके नंबर कम है वो नौकरियां ले रहे हैं। मानव हित सोचते हुए उन पे भी फैसला ले, कोर्ट को स्पष्ट तौर से
कहा है और विज्ञापन के बारे में कहा कि विज्ञापन सरासर गलत है, क्योंकि कोई भी नियम, कोई भी पॉलिसी से बड़ा विज्ञापन या नियुक्तियां नहीं होती, चाहे सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियां हो, चाहे कॉलेजियम सिस्टम के आधार पे हो, या कोई नेता वगैरह अभिनेता अपने हिसाब से विज्ञापन जारी करवा ले कि इसमें तो नेता के ही पुत्र वगैरह ही नौकरियां लगेंगी, तो ये चीजें गलत होती है। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, एनसीटी अपनी बात रख रही है, बहुत सारी चीजें हो सकता है हाई कोर्ट में छुपाई गई, माना नहीं। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, हाई कोर्ट में पैरवी में कोई कमी नहीं थी, आनंद माथुर साहब ने अपनी बातें रखी थी। इसके अलावा जो विवेक श्रीमाली जी थे उन्होंने बहुत सारी चीजें रखी थी, और जो MHRD की तरफ से रस्तोगी जी थे उन्होंने फैक्ट रखे थे, लेकिन जो पूरा प्लान धारणा उन्होंने माइंड सेट हो जाता है कई बार जजेस का, कई बार समय नहीं लेते हैं, तो कई बार इस प्रकार के फैसले कई बार प्रभावित करते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे फैक्ट्स चलेंगे, आप चिंता ना करें, लेकिन इससे बड़ी बात है कि सभी को एकजुट होकर सही तरीके से काम करना पड़ेगा। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से दोस्तों बचना पड़ेगा। मैं पहले भी इस क्षेत्र में इसको, जब आप लोगों को ध्यान हो तो हाई कोर्ट का जब मामला था, किस प्रकार से बैचेज में कैसे जा रहे थे, कहाँ से केस हो रहे थे, कितनी याचिकाएं लग रही थी, कौन कौन से एडवोकेट्स कब हियरिंग में अवेलेबल होने हैं, कौन कौन से फैक्ट रखने हैं, कहाँ से क्या लेके आने हैं, हमने पूरी कोशिश की है। सुबह 3 बजे जब मैं निकलता था जयपुर से, 10 बजे पहुंचता था जोधपुर एडवोकेट्स को लेके, फिर उन आदेशों के आधार पे हमने काम किया, लोगों के सामने बातें रखी, फैक्ट रखे, लोगों को जोड़ा, तब जाके राजस्थान के अभ्यर्थियों के हितों का काम हुआ। मैं अन्य राज्यों को भी कहना चाहता हूँ कि ये मामला केवल राजस्थान का ही नहीं है, आप सब आगे बढ़ के साथ आए। आगामी 19 जुलाई को हम प्रभावी भूमिका, प्रभावी रणनीति बना के उतरे, ताकि सभी का हित जो प्रभावित हो रहा है उसको हम साध सके और सभी युवाओं के हित में फैसला आ सके। मुझे उम्मीद है, न्यायपालिका पर पूरी भरोसा है, और इसके साथ साथ मैं मेरा 100% दे रहा हूं और दूंगा। निश्चित तौर पे आप लोगों के साथ हूं था और रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।